नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एडवोकेट अलीशा कोहली। स्वागत करती हूं आपका अपना कानूनी ज्ञान सीरीज में। और आज हमारे साथ रिसोर्स पर्सन है प्रिंसिपल रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, हमारे साथ है सुभाष गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली इनटू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जो लोग लॉ की तैयारी कर रहे हैं या जजेस की तैयारी कर रहे हैं या केएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी। और मेरा एक ये मैसेज है कि इस टॉपिक को प्लीज अदरवाइज ना लिया जाए। हम किसी पॉलिटिकली इस मोटिवेटेड नहीं है इस टॉपिक को आज डिस्कस करने के लिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज द आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 35 of the erstwhile Jammu Kashmir Constitution, and how this reorganization of Jammu Kashmir Act came into force. तो जज साहब, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है ये सबको इसके बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो जज साहब, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि 370 कैसे आया, कैसे हमारे जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ। फिर मुझे लगता है उसके बाद रीऑर्गेनाइजेशन पे हम बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी लंबी बात होगी जी, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा प्री इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के इर्द गिर्द चलना पड़ेगा जी। जब तक जो इंडिपेंडेंस जो हमारी मूवमेंट थी जी, इसके मुताबिक चल रही थी इंडिया में। आपको मैं पिछले बार भी हमने बात की थी जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर की बात की थी। तो उसमें क्या हुआ था कि और एक और वर्ल्ड सिनेरियो उस वक्त 1947 के पीछे आ जाओ आप थोड़ा, तो वर्ल्ड वार सेकंड हुई, पहले फर्स्ट वार वर्ल्ड वार था। तो उसमें दो फोर्सेस थी जो वर्ल्ड में वर्ल्ड वार को जो मतलब इन्वॉल्व थे लोग, एक एक्सिस फोर्स थी, एक एलिस फोर्स थी। तो ब्रिटिश लोग जो हमारे पे उस वक्त एक इंडिया एक कॉलोनी थी और उस वक्त हमारे पे रूल कर रहे थे। तो उस वक्त जब वर्ल्ड वार सेकंड में इनकी इकॉनमी बुरी तरह से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, जब जो आप ब्रिटेन कह सकते हो, इंग्लैंड की बैडली अफेक्टेड इन द वर्ल्ड वार। और उस वक्त इनके सारे जो बिग सिटीज थे इंग्लैंड के सारे तबाह किए थे और इकॉनमी इतनी शैटर्ड हो गई थी कि जे उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में बड़ा मुश्किल हो रही थी। तो फिर मुझे लगता है उस वक्त, जैसे हम अगर आप पढ़ो हिस्ट्री, तो डीकोलोनाइजेशन पे आ गए थे कि हमें कॉलोनी जो हमारी वर्ल्ड में है, आपको पता है इनका राज, कहते हैं कि सूरज चढ़ता था एक तरफ तो राज शुरू होता था, जहां गरूब होता था वहां तक इनका राज था। अब अफ्रीका ले लो, चाहे कहीं भी पार्ट में ले लो, जे उसमें इनडायरेक्टली डायरेक्टली राज करते थे। तो उसमें आ गया आप उस वक्त जो इंडिया को आज़ादी मिलने वाली थी, जहाँ कुछ भी था उस वक्त क्लेमेंट एटली, आपको पता है लेबर पार्टी रूल में थी ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में कह दो, इंग्लैंड में कह दो। तो उस वक्त क्या हुआ, उन्होंने एक ये दे दिया कि भाई हम आज़ाद करने जा रहे हैं इंडिया को। तो उसके दो डोमेनियन, इंडिपेंडेंस डोमेनियन आ गए अकॉर्डिंग टू इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 का हमारे यहाँ पे आया। तो उस एक आ गया पाकिस्तान और एक आ गया इंडिया। बाहर हमने अडॉप्ट कर लिया सेक्युलर पॉलिटी, तो वहां पे आ गया ये अपना जहाँ पे इस्लामिक उन्होंने फिर के मुताबिक पाकिस्तान बन गया जो एक टाइम डिमांड थी। चलो हमें इसमें पॉलिटिकल बात में नहीं जाना है। तो जब ये बातें हुई तो लॉर्ड माउंटबेटन थे जो गवर्नर जनरल थे यहाँ पे, उन्होंने कहा, और आपको पता है दो किस्म के इंडिया में थे, एक तो ब्रिटिश इंडिया डायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो कुछ प्रिंसली स्टेट थे। मैंने पिछले बार भी एक उसमें कहा था 9565 थे, उनमें 662 हमारे साथ है, 3 रियासतें पाकिस्तान के था और 3 जो स्टेट्स थी उस वक्त प्रिंसली स्टेट, उनका थोड़ा डिले हुआ असेशन मर्जर में। तो वो आपको पता होगा तीनों स्टेट, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और तीसरा जूनागढ़। तो जूनागढ़ आपको पता है, हैदराबाद में हमें जो मिलिट्री एक्शन करना पड़ा वो हमने वहां पे किया हैदराबाद में। तो यहाँ तो जूनागढ़ में
बाकायदा प्लेबिसाइड हुआ, लोगों ने कहा हमें इंडिया के हिंदुस्तान साथ के जाना है। है। तो जम्मू कश्मीर में भी एक उस वक्त थोड़ा सा डिले हो गया जी जे असेशन में। हम नहीं जाएंगे इसमें कि क्या हुआ क्या नहीं, ये पॉलिटिकल बात होगी जे, जी लेकिन जी, बट क्योंकि डिले हुआ। हाँ डिले हुआ तो अक्टूबर में जी, 26 ऑफ अक्टूबर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन सेशन, हाँ जो एग्जीक्यूट हुआ बिटवीन महाराजा हरि सिंह एंड दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त थी, जो क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही थी, तो लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन उस वक्त हमारे गवर्नर जनरल चल रहे थे। जी तो ये हो गया। पहले आई बात, इन्होंने जब रेडर्स आए, कुछ डिस्गाइज, कुछ उसकी पाकिस्तान की फोर्सेस के भी थे, जो आर्म्ड फोर्सेस के थे, जी कुछ लोग जो लोकल मलेशिया क्रिएट किया था, जो जे ट्राइबल पीपल थे, इन्होंने बढ़ना शुरू कर दिया। पहले वो पीओके कर लिया, लोगों को वहां से, जो हमारे लोग थे वहां से वो निकाले गए, जो आज का पीओके है। फिर वो बारामूला के रास्ते, उड़ी के रास्ते, बारामूला के रास्ते वो श्रीनगर की तरफ बढ़े। हाँ। तो ये एक लंबी बात है। उस वक्त जी हमारे ब्रिगेडियर जो थे अपने हरजिंदर सिंह थे, उन्होंने काफ़ी उड़ी में काफ़ी वो किया। मेजर सोमनाथ थे, इन्होंने भी काफ़ी रजिस्टेंस दिखाई। और फिर महाराजा कहने लगे कि फोर्सेस भेजो, तो बात हुई, तो लॉर्ड माउंटबेटन कहने लगे और जवाहरलाल नेहरू जो भी उस वक्त पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने कैसे भेज सकते हैं, गवर्नमेंट थी कि आप हमारे साथ है ही नहीं हो। हाउ वी कैन हैव ए aggression in other country. Other That was country. an independent principal state. Yes, you are. So then under compulsion whatsoever is फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन 26 अक्टूबर 1947 में लिखा गया। और फिर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस लैंड की इन श्रीनगर एयरपोर्ट। आफ्टरवर्ड्स फिर चलता गया सारा, जो हमारी फोर्सेस ने सारा ऑक्यूपाई, रेडर्स वर आउटस्टेड, इनको अब एक और भी जाती उन्होंने बहुत की। और जो हमारे यहाँ पे उस वक्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला थे, आपको पता होगा, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे। उन्होंने लोकल मलेशिया एक बनाया, एक लोकल ग्रुप बनाया, उसमें लेडीज भी एक ग्रुप था, जिन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई। किनके साथ? जो रेडर आए थे पाकिस्तान से, आप किसी भी कह रहे हो, उनकी फोर्स किसके थे, जहाँ कोई ट्राइबल पीपल थे वो सब थे, उनको बाहर निकालने में विद आर्मी जो हमारी आई उसके साथ पूरा, तो ये काफी इनको किया। तो फिर मैटर क्या हुआ, एक बड़ी इसमें भी इंटरेस्टिंग बात हो गई। तो उस वक्त फिर इंटरवीन किया, जो सीज फायर हुआ जी। तो एक रेजोल्यूशन है 47 रेजोल्यूशन, जो यूएनओ में, यूएनओ का रेजोल्यूशन, उसने कहा कि भाई 3 पॉइंट उसने रखे इसको, जिससे इसको जो उसके बगैर सीज फायर था। फिर उन्होंने कहा कि ये पीओ की तरफ बढ़ रहे थे हमारी फोर्सेस, और उसमें लेने में कोई ज़्यादा काम रेजिस्टेंस नहीं आई इंडिया को, पाकिस्तान डायरेक्ट ही इन्वॉल्व हो गया था उस बार। फिर उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको एक, उन्होंने इंटरवीन का, उन्होंने कहा कि अगर इसमें हम जहाँ पे इंटरवीन करेंगे यूएन, लेकिन आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी पीओके में फोर्सेस हैं पाकिस्तानी, इनको बाहर करना पड़ेगा, विड्रॉ करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो ये ट्राइबल भी, इनको भी इंस्ट्रक्शन नहीं है वहां से निकले ताकि जो वहां पे आ गए थे, और वहां पे पीस। और इंडिया को कहा आपको अपने मिनिमम फोर्सेस अपने कश्मीर में रख सकते हो, जम्मू कश्मीर में जो भी है, और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। लेकिन वहां तीसरी बात आ गई, फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन क्या निकालना है इस जम्मू कश्मीर का। लेकिन ये तीनों जो मसले थे कि नहीं किसी ने फोर्स निकाल ली पाकिस्तान, वही रह गई बात, वो फिर सारी बातें रही। फिर उन्होंने कहा आखिर इस वक्त जो बात है ना, ये तो 1948 की बात कर रहा हूं मैं जी। 1984 में उन्होंने यूएनओ ने कहा था कि दिस रेजोल्यूशन हैज बिकम इनफ्रक्चुअस, रिडंडेंट, नाउ इट कैन नॉट बी implemented because it was a very that was only with then none of the conditions has been fulfilled and फिर उसके बाद आपको पता है कि एलओसी कैसे बनी, आप पूछोगे कि एलओसी कैसे बनी। पहले ये सीजफायर लाइन थी, फिर 1972 में जब ये बांग्लादेश बना, फिर शिमला पैक्ट हुआ, एग्रीमेंट हुआ जी। इंदिरा गांधी उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी, और भुट्टो साहब वहाँ के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शिमला में आए, वो वहाँ हुआ। इसको फिर उन्होंने इसको एलओसी, लाइन ऑफ
कंट्रोल ने इसको कन्वर्ट कर दिया। जे आ गई आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री, कैसे 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 हुआ जी। तो फिर हम अगर अभी आ जाओ आप अपने जम्मू कश्मीर के संविधान पे। पहले जम्मू कश्मीर के संविधान पे नहीं आओ, पहले आप आओ इंडिया के संविधान। इंडिया के संविधान पे उसको पता, आपको पता है उस वक्त जब आज़ादी हुई 1947 के बाद, उस वक्त हमें टाइम, पिछले बार हमने बात की थी, हमारा ड्राफ्ट रेडी था और 370 जो है वो जब संविधान लिखा था उसमें इंट्रोड्यूस किया। क्यों? इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन आ गया। तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ी मैग्नानिमिटी दिखाई कि ये जो जम्मू कश्मीर, और इन्होंने भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस, यहाँ के जो भी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने इसी शर्त पे जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, उन्होंने साइन किया, महाराजा इन्होंने सपोर्ट किया था। हाँ। और उस वक्त ये एक शेख साहब ने एक स्टेटमेंट, आज पेपर में भी आप देख सकते हो, आज जो वो स्टेटमेंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी रेफर की है कि, और मैंने एक पहले एपिसोड में उसमें भी कहा था कि शेख साहब वाज इन फेवर ऑफ कि हमें, ही वाज नॉट इन, he was against two nation theory. He wanted to be with India along with Pakistan, to with India because India is a secular country. जो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है, जब पहले बात करता था, उनका कंसर्न से था कि हमें थोड़ी सी ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब जो लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो हम लीगली बात करेंगे, पैसेज ऑफ टाइम जो आर्टिकल 370 लाया, आर्टिकल 370 आ गया। फिर उसके बाद 370 जब आया तो उसमें स्पेशल स्टेटस दिया जम्मू कश्मीर को, तो क्योंकि लोगों को जो कश्मीर वाले थे, तो आपको पता है कि फिर 370 जो इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो कहने का मतलब यही है कि 370 इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि वो उनकी या शर्त थी कि हम इसी शर्त पे आपके साथ आएंगे कि हमें एक ऑटोनॉमी दी जाए। नहीं, शर्त नहीं थी, कुछ नहीं, शर्त नहीं थी उस वक्त, तो वो हालात ऐसे थे। इन्होंने ओपनली कहा कि हम पाकिस्तान के टू नेशन थ्योरी थी, जहाँ जो इस्लामिक पाकिस्तान में चले जाओ, इंडिया में। आपको पता है महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मुझे जब बंगला जो आज का बांग्लादेश है, जहाँ वेस्ट बंगाल जो भी एरिया था, जो उसमें उस वक्त वहां दंगे हो गए, जैसे पंजाब में हुए थे 1947 में जब पार्टीशन का हुआ, रेड क्लिफ ने जो लाइन, सैरल रेड क्लिफ ने जो बाउंड्री कमीशन का चेयरमैन था, क्योंकि उस वक्त दंगे हुए। लेकिन कश्मीर एक ऐसा था, हमारे हिंदू पॉपुलेशन थी, पंडित थे, दूसरे थे, लेकिन एक कुछ इन्होंने मिलके अपोज किया था, मैंने पहले भी किया रेडर्स को। हाँ। तो जहाँ कोई किसी किस्म की कम्युनल वायलेंस, कोई राइट हिंदू मुस्लिम का कुछ नहीं, ये बिल्कुल इंडिया के साथ शेख साहब का था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जहाँ की थी, दे हैव मेड अप, कोई कंडीशन नहीं थी जो आप कह रहे थे कि हमें, उनकी कोई कंडीशन नहीं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो इंडिया की थी उस वक्त कि हमें इनके साथ रखना है, इनको थोड़ा सा अपनी इंडिपेंडेंस थोड़ा लगे कि हम हमारी आइडेंटिटी, एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी का कारण इनको 370 का कंफर्टेबल जोन में रखने के लिए सारा थोड़ा पॉलिटिकल सिस्टम इनका अलग किया। तो 370 जब आया, तो 370 जब इंट्रोड्यूस हो गया, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आ गई, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आई, तो उस जब बन गई तो उसमें भी आप देखना प्रियम्बल सिमिलर सिचुएटेड है, कैसे जैसे हमारे इंडियन के उसके मतलब प्रियम्बल भी है, और इसकी ही जे के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर जो अरेस्टेबल स्टेट थी, इट वुड बी इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत इंडिया के इंटेग्रल पार्ट रहेगी। ये उसी वक्त लिखा गया था। ये आप सेक्शन 3 पढ़ना जे के, इसकी इन्होंने पहले ही लिख दिया था। सर साथ में ये भी लिखा गया था कि 370 एक टेम्पररी प्रोविजन है। वो सुनिए मेरी, इस टेम्परेरी पोजीशन क्या हुआ जब ये आप जो आपका कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी जहाँ पे जो इस वक्त बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को ड्राफ्ट करने के लिए, और 26 जनवरी 1957 में हमारा संविधान तैयार हो गया था। तो नेचुरली कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसमें मुझे लगता है 75 मेंबर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के थे, और 45 कश्मीर से थे और 35
जम्मू से, जम्मू से थे। 40 और 35 जम्मू 35 से, मतलब ऐसा ही था, तो आप चेक कर लेंगे। तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नेचुरली खत्म हो गई आफ्टर ड्राफ्टिंग, जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी जी, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो खत्म हो गई। नेचुरल हो जाती है। तो फिर वो जो आप बात कर रहे हो, तो फिर जो असेंबली खत्म हो तो फिर इलेक्शन हुई, जैसे आम इलेक्शन होती है। तो जी, उसके बाद जो अभी जो आप इस पे हम आ जाएंगे आर्टिकल 370 पे। आर्टिकल 370 क्या था? 370 था जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन लगा, उस वक्त 3 जो मेन जो थे उस वक्त पॉलिटिकल जो हमने अपनी असेशन देनी थी 3 मुद्दों पे, डिफेंस, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो उसमें किसमें लिख दिया हमने ये बातें, ये लिख दी इंस्ट्रूमेंट असेशन में भी लिख दी, और आर्टिकल 370 में ये लिख दिया कि भाई जो हमने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन में लिखा है, जो ये 3 फैक्टर्स हैं, इन पे कौन कानून बनाएगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो दूसरी हैं, आपको पता 3 लिस्ट हैं, यूनियन ऑफ, ये 3 सब्जेक्ट यूनियन ऑफ लिस्ट में ही आते हैं, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कोई भी कानून बनाने से पहले इसमें ही लिखा था 370 में, इंडिया जो हमारी असेंबली है, गवर्नमेंट ऑफ जो भी पार्लियामेंट है उसको कंसल्ट करना है, और कई जगह पे कॉन्फ्रेंस भी लेनी भी लिखा है, और वो लेनी है, और इसकी लेजिस्लेटिव असेंबली की और इनकी चलेगी। कौन था? जहां पे होता है ना कई बार कि पार्लियामेंट की चलेगी, लेकिन इसमें था जो स्पेशल स्टेटस था कि जो भी लॉ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आपने एप्लीकेबल करना है, वो कैसे करना है? वो कॉन्फ्रेंस से करना है, ये कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली था। अच्छा, मजेदार बात आपने जो बीच में अभी थोड़ी आगे चलेगी, 370 बीच में इंट्रोड्यूस कैसे अप्लाई किया, इसको कैसे किया, वो लिख बन गया। अभी आपको पता है ये आपको अप्लाई करना है जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो एक शेख अब्दुल्ला, मोहम्मद अब्दुल्ला, जो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, डेजिग्नेट क्या किया था? प्राइम मिनिस्टर किया था शेख साहब को। अच्छा। और हमारे जो ये थे डॉक्टर करण सिंह, जो हरि सिंह के बेटे थे जी, उस वक्त, तो उनको सदर रियासत, मतलब एक दैट पोस्ट इज आल्सो इक्वली सिचुएटेड टू दिस प्रेसिडेंट, और जी इनको दिया था। फिर क्या हुआ? फिर उनको क्या हुआ, मैं आपको ये थोड़ा सा आगे इसकी बात, फिर ये दोनों आगे, फिर शेख साहब और नेहरू के बगैर 1952 में एक दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। तो अभी आपका भी संविधान आ गया, हमारा भी संविधान है, लेकिन इसको लागू कैसे करें, सो दैट देयर शुड बी ए हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ बोथ द प्रोविजंस। आप भी आप अपना फ्लैग रखो, वो भी आपको पता ही है, ठीक है ना, फ्लैग रखो आप। दूसरी, अच्छा फिर क्या हुआ? 1952 का एग्रीमेंट हुआ, उसके मुताबिक आपको 1954 में एक ऑर्डर निकला, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर फॉर मेकिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ इंडिया टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वो ऑर्डर जो था, उस ऑर्डर की एप्लीकेबिलिटी टाइम टू टाइम होते गए। हमारा आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन आई जी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जुरिस्डिक्शन क्या की आई, इलेक्शन कमीशन की आई। ये सारी जो है ये वक्तन जो सारा ये वो उसी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1954। ये अभी और इंटरेस्टिंग बात है इसमें, आप कहोगे ये इसको सुपरसीड किया गया किससे? जो ये सारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुई है जम्मू कश्मीर में, जो आप 6 अगस्त या 5 अगस्त आप 2019 की बात करते हो, ये आर्टिकल सुपरसीड हो गया, और जो 5 अगस्त 2019 का एक नया ऑर्डर निकला, इसको सुपरसीड कर, उसी के बना पे J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ। अभी आप कहोगे ये आ गई एक एप्लीकेबिलिटी, इससे पहले बीच में क्या हो गया? बीच में हो गया 370 जी, वो जब इसको जो इसकी क्लास 3 होगी, आपको पढ़ा होगा आर्टिकल 370 के नीचे क्लास है कि इसको अगर इसको रिमूव करना है
आर्टिकल 370 को कौन करेगा रिमूव? आपने सुना है, चर्चा भी है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फिर देखो, ये जूरिस्ट बैठे हैं, थिंक लॉ, ये जो थिंक टैंक हैं जी जो बैठे हैं दिल्ली में हैं, दूसरे हैं जो हमारे जूरिस्ट हैं, इन्होंने सोचा जब ये प्रक्रिया समझो आपको 6 जून 2018 को, जहां पे पहले क्या लगा था, गवर्नर रूल लगा था, क्योंकि जब वो डिसोल्यूशन हो गई असेंबली, जहां पे असेंबली नहीं कह सकते, कोई जब election विड्रा limit कर होगी, दी, हाँ। विड्रा कर ली, वो तो बाद में आर्डर निकाला डिसोल्यूशन असेंबली का। जी जी जब विड्रा कर ली सपोर्ट, गवर्नमेंट समझो ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हाँ और जहां पे गवर्नर रूल लगा, वो चला दिसंबर तक, जून से दिसंबर तक, जी कौन से जो दिसंबर तक, 18 तक। उस वक्त जी कौन सा एप्लीकेबल था, यही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर था, और डायरेक्ट एप्लीकेबल था ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फिर उन्होंने कहा कि यार एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का बड़ा झगड़ा है, ये कहां से लाएंगे? तो आपको एक याद होगा, आज भी न्यूज़पेपर में पढ़ो, आर्टिकल 367 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो दैट इज रिलेटेड टू हैव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। करेगा कौन इंटरप्रिटेशन? पहले तो पार्लियामेंट ही करेगी। पार्लियामेंट ही करेगी। क्यों करेगी? कोई लॉ बनाने के लिए, उन्होंने कोई अमेंडमेंट करने के लिए, तो उन्होंने वो आर्टिकल उठाया, उससे जो लफ्ज था, जो टर्म थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, जो आर्टिकल 370 की सब क्लास में थी या सब, वहां से उसने कहा दिस, उन्होंने उसको अमेंडमेंट हो गई, उसने कहा कि इस लफ्ज को अमेंडमेंट किया, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट कर दिया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का लेजिस्लेटिव असेंबली J&K। तो फिर उन्होंने कहा जब देखो सिचुएशन क्या थी, उसके बाद जहां पे ये रूल दिसंबर का था, महीना आ गया प्रेसिडेंशियल रूल, उसको कंटिन्यू किया गया है। तो फिर 6 अगस्त भी आ गया, 5 अगस्त भी आ गया। उन्होंने कहा कि कैसे करना है, किसकी कंसेंट लेंगे, जब जहाँ पे ये लगाएंगे एवेरोगेट करना है, जो आपने जो इनका जो है, जब मैं कहता हूँ मेरा जो लीगल जो है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो मैं कहता हूँ इसमें पॉलिटिकल चेंज लानी है आर्टिकल 370। हम सर आज का समय यही खत्म होता है, इसी को हम दोबारा से ले जाएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, और चर्चा करेंगे इसी 370 पे कि 370 से हमें क्या फायदे क्या नुकसान हुए, और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हमारे यहाँ पे कैसे आया, कैसे वजूद में आया, किस ऑर्डर से आया, और उस 370 के जाने के बाद रीऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास क्या क्या प्रोविजंस जो है अब एप्लीकेबल है हमारे जम्मू कश्मीर में। तो इस बात पे हम चर्चा के लिए बने रहेंगे जज साहब के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो डू शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।